संडे की एक और सुस्त शाम थी। सारा दिन टीवी देख देख कर मैं बोर हो चुका था। आज शाम की चाय बनाने में अहिलन ने काफ़ी देर लगा दी थी। रोज़ तो 5:30 या 6 बजे तक शाम की चाय बनाकर ले आया करता था, पर आज शायद कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी। कोई 6:30 के करीब बजे होंगे जब मैंने उसे आवाज़ दी, तो उसके बजाय मेरी माँ ने आवाज़ देते हुए कहा कि वो अभी आ रहा है। इस बात को भी कोई 15 मिनट गुजर गए तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं सीधा नीचे किचन में चला गया। वहाँ देखा तो अहिलन माँ के पास डाइनिंग टेबल पर बैठा लगातार रोए जा रहा था। इसे क्या हो गया माँ? ये क्यों रो रहा है? माँ ने कंधे उचकाए और दोनों हाथ घुमाते हुए बोली, मालूम नहीं नरेन, अजीब सी बातें कर रहा है। कहता है आज से घर नहीं जाऊंगा, यहीं सोऊंगा। यहीं रख लो, चाहे पगार कम दे देना, पर वहाँ मैं वापस अपने कमरे में नहीं जा सकता। मैं जिंदा नहीं बचूंगा। कहता है कोई है वहाँ पर जो इसे मार देगा। मैंने अहिलन को देखा तो वो काफ़ी परेशान लग रहा था। मैंने तो बात को हल्का करने को कह दिया, अबे पगला गया है क्या? ये क्या नया वहम पाल लिया है? चल एक कप चाय बना मेरे लिए, कमरे में ला, वहीं बात करेंगे। पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसकी आंखों से बहते आंसू बता रहे थे कि मामला सीरियस है। अपनी आस्तीन को आंखों पर फेर आंसू पोंछता अहिलन धीरे से कुर्सी से उठा और बोला, मैं आपकी चाय तो बना लाता हूं भैया, पर मैं आज रात वापस अपने घर नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तू चाय लेकर ऊपर आ, फिर बात करते हैं। तुम चिंता मत करो माँ, मैं इसे समझाता हूँ। और इसके साथ ही मैं वापस ऊपर अपने कमरे में चला तो गया, पर मन मेरा भी परेशान था कि ये अचानक क्या हो गया इसे। पिछले 1 महीने से जब से वो हमारे घर काम पर लगा है, ठीक ठाक ही काम कर रहा है। माँ खुश भी हैं कि अच्छा शरीफ सा लड़का है। आखिर मामला क्या है? गर्मी सी लग रही थी तो मैंने एसी ऑन कर लिया। ठीक 10 मिनट में अहिलन भी चाय लेकर आ गया था। कहना नहीं होगा कि मैं उसकी बात सुनने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। उसे थोड़ा कंफर्टेबल करने के लिए मैं उसे अपने पास आकर बैठने को कहा और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अहिलन, तू अभी इस बात की चिंता मत कर कि तू आज यहाँ सोएगा कि अपने घर पर। आज रात तू यहीं रुक जाना, पर मुझे ठीक से पूरी बात बता, तभी तो मैं उसका कोई इलाज ढूंढ पाऊंगा। इसका कोई इलाज नहीं है भैया, मैं यहाँ रहकर भी बच जाऊंगा ऐसा ज़रूरी नहीं, पर ज़िंदगी बचाने को एक कोशिश कर देखने में बुराई क्या है भैया? आखिर ज़िंदगी अनमोल है, पर इसका पता तभी चलता है जब ये हाथ से छूटने को होती है। आज मैं उस दिन को कोस रहा हूँ जब मैं नेपाल से यहाँ इंदौर में काम करने के लिए आया था। अब अहिलन ने बोलना शुरू किया तो मैंने भी चाय का कप हाथ में लिया और धीरे धीरे पीने लगा। अहिलन बोला, भैया, मैं किराया बचाने के लिए यहाँ अपने चचेरे भाई के साथ ही रहता हूँ। किराया पूरा तो नहीं, पर थोड़ा बहुत उसे दे देता हूँ तो उसकी मदद भी हो जाती है और मेरे भी पैसे बच जाते हैं। वो भाई शादीशुदा है, ग्राउंड फ्लोर पर रहता है और ऊपर फर्स्ट फ्लोर के कमरे में मैं रहता हूँ। 20-20 गज के ही 2 कमरे हैं, एक ऊपर और एक नीचे। पुरानी सी कॉलोनी है, कुछ घर खाली भी पड़े हैं उस कॉलोनी में। ऐसे ही कुछ खाली घरों की तरह हमारे घर के सामने वाला घर भी कई सालों से खाली पड़ा है। आप तो जानते ही हैं भैया कि मुझे लगभग 1 ही महीना हुआ है यहाँ आए हुए, पर पिछले हफ्ते एक अजीब सी बात हुई, जिसके बाद हर रात कुछ न कुछ नया ही खौफ लेकर आती है।
एक रात सोते सोते कुकर की सीटी की आवाज़ सुन मेरी आंख अचानक खुल गई। मैंने अपना फ़ोन देखा तो रात के लगभग 2 बजे थे। उठकर नीचे अपने भाई का कमरा चेक किया तो कोई लाइट नहीं जल रही थी। किचन भी रात की पलकों की तरह एकदम बंद थी। अभी मैं आसपास ढूंढ ही रहा था कि ये इतनी रात कुकर की सीटी की आवाज़ कहाँ से आ रही है। आखिर कौन इतनी रात खाना पका रहा है। तभी मेरी नज़र अपनी खिड़की से दिखते सामने वाले घर पर गई, जो वैसे तो खाली ही रहता था, पर अभी न सिर्फ उस घर की सारी बत्तियां जल रही थी, बल्कि वहीं से कुकर की सीटी की आवाज़ भी आ रही थी। मुझे थोड़ा अजीब सा तो लगा कि अभी शाम तक तो यहाँ कोई नहीं था, फिर अचानक कौन आ गया। आया होगा कोई, सोचकर मैं सो गया। सुबह उठकर मैंने अपने भाई को रात की बात बताई तो उसने साफ मना कर दिया। तैयार होकर जब मैं बाहर निकला तो मैंने सामने वाले घर की ओर देखा तो वहाँ रोज़ की तरह मनहूसियत ही बिखरी थी। पास के दुकान वाले से पूछा तो वो भी यही बोला कि नहीं भाई, यहाँ तो 10 सालों से कोई नहीं आया। पर दोनों बातें, रात का वाकया और सुबह सबके बयान आपस में मिल नहीं रही थी। रोज की तरह मैं भी आपके यहाँ काम पर आ गया था। अगली रात मैंने सोने से पहले ध्यान से देखा तो वो घर सुनसान, एकदम गहरी नींद सोया हुआ था। कोई 10 साढ़े 10 बजे मैंने भी सोने के लिए पलकें मूंद ली, पर नींद आज भी शायद मेरी किस्मत में नहीं थी। एक बार फिर वही कुकर की मनहूस सीटी बजी। पहले तो मुझे लगा जैसे कि मैं कल के वाकये का ही बुरा सपना देख रहा हूं, पर इसके बाद ही एक और सीटी बजी और न चाहते हुए भी मेरी आंखें एक झटके से खुल गईं। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। इस बार मुझे कहीं और नहीं खोजना था। जो भी गुजर रहा था वो मेरे कमरे की खिड़की से साफ साफ दिख रहा था। बड़ी हिम्मत करके मैं अपने बिस्तर से उठा और कांपते पांव खिड़की के पास पहुंचकर मैंने देखा कि उस घर की दूसरी मंजिल की आज रात फिर से एक बत्ती जल रही थी। एक बल्ब भी था शायद। मैं घबराया हुआ भागकर नीचे अपने भाई को बुलाने गया कि उसे दिखा सकूं कि मैं कल झूठ नहीं बोल रहा था, और मैंने लगातार उसका दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। हैरान परेशान बौखलाया सा वो बाहर आया तो मैंने उस घर की ओर इशारा करते हुए उसे दिखाया कि देखो वहाँ कोई है। मैंने सुबह तुम्हें बताया था पर तुम माने ही नहीं। वो पगलाया सा अभी कमरे की ओर देखे और कभी मेरी ओर। वो बोला, वहां अभी भी कोई नहीं है भाई, तुम पागल तो नहीं हो गए। मैंने भी सामने वाले घर के ऊपर के कमरे की ओर देखा तो वो घर घुप अंधेरे में खड़ा मुझे घूर रहा था, और कुछ देर पहले की तरह अब वहां कोई नहीं था। एक तरफ मैं परेशान था तो एक तरफ मुझे चैन सा मिला। मैंने अपने भाई से माफ़ी मांगी और ऊपर अपने कमरे में आ गया। पर ऊपर आकर मैंने जब अपनी खिड़की से वहीं दोबारा देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे बदन में चींटियां रेंग गई हैं। ऊपर उसी मनहूस घर की पहली मंजिल की खिड़की पर खड़ी एक औरत अपने हाथ में एक बड़ा सा चाकू लिए मुझे ही घूर रही थी। मैं सीधा अपने बिस्तर पर कूदा और भारी गर्मी में सर से पांव तक खुद को चादर से ढककर हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। इसके बाद कब मेरी आंख लग गई मैं नहीं जानता। इसके बाद हर रात यही सिलसिला चलने लगा। रोज रात उस मरी सीटी से मेरी आंख खुलती और वो औरत अपनी आंखें मुझ पर गड़ाकर उस कमरे की खिड़की पर खड़ी होती। मैं कमरे के बाहर जाता तो वो घर
गुमसुम सा पड़ा होता। एक रात मैंने अपने भाई को मेरे कमरे में यही प्रेत लीला देखने को बुलाया, तो जैसा हमेशा होता है वैसा ही हुआ। वो घर उस वक्त चुप ही रहा। पर कल रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सारी हदों को पार कर दिया। पिछली कुछ रातों की डरावनी घटनाओं के बाद से मुझे अब ठीक से नींद नहीं आती। कल रात भी सोने की भरपूर कोशिश करने के बाद भी मेरी आंखें नींद को तरस रही थी। रात ठीक पूरे 2 बजे वही कुकर की नामुराद सीटी की आवाज़ मेरे रोंगटे खड़ी करती चली गई। पर कल रात मैंने सोच रखा था कि आज कुछ भी हो जाए, मैं बिस्तर से बिल्कुल उठने नहीं वाला। पर कुकर की सीटी बंद नहीं पड़ी, रह रहकर बार बार बजती ही रही। मैं फिर भी किसी ढीठ की तरह चद्दर ओढ़कर पड़ा रहा। कुछ पलों बाद ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे मेरी टांगों को सहला रहा है। मेरी घिग्गी बन चुकी थी। मैंने पूछा, कौन? तो आवाज आई, घबराता क्यों है भाई, मैं हूं, वहां कोई नहीं है। ये आवाज मेरे भाई की ही थी। इस पर मैंने धीरे से चद्दर हटाई और देखा तो वो सामने खिड़की से दिखने वाली औरत मेरे साथ मेरे बिस्तर पर बैठी थी और अब मेरे पांव सहला रही थी। भरे चांद की दूधिया रोशनी में उसका सूखा हुआ सफ़ेद चेहरा किसी के भी दिल की धड़कन बंद करने को काफ़ी था। मेरा जिस्म बर्फ का हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे रोम रोम में सुइयां घुसा दी गई हों। इस पर वो बोली, वहां उधर क्या दिखता है रोज? वहां कोई नहीं है पागल, मैं तो यहां होती हूं रोज रात तेरे पास। इस मंजर का हिस्सा होने से तो बेहतर था कि मेरा दम ही निकल जाता। सर से पांव तक मैं ठंडे पसीनों में भीग चुका था। वैसे तो हाथ पांव जम चुके थे, पर फिर भी दहशत के मारे पूरी ताकत लगाकर मैंने चद्दर एक बार फिर सर के ऊपर तक कर ली और शायद अपनी मौत का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद कमरे में सन्नाटा हो चुका था। कुछ सुनाई दे रहा था तो पटरी पर दौड़ती किसी ट्रेन की तरह तेज तेज दौड़ती सिर्फ मेरे दिल की बदहवास धड़कन। कुछ भी हो, आज रात सोने से पहले मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि वो अब कमरे में है या नहीं। ना तो चद्दर ओढ़कर आंखें बंद करने भर से नींद आनी थी और ना ही आंखें खोलने से किसी तरह का चैन मिलना था। पर फिर भी मेरे खुद के जिंदा रहने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि वो मुसीबत अब वहाँ से जा चुकी है या नहीं। मैंने चद्दर हटाई और देखा तो कमरा चांद की रोशनी से नहाया हुआ था। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र था कि मेरे कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं था। इतना सब हो गुजरने के बाद शायद मुझे सो ही जाना चाहिए था, पर कभी कभी किसी की आदत होती है मुसीबत को न्योता देने की, या बुरा वक्त ही उससे ऐसा करवाता है भैया। पागलों की तरह मैं एक बार फिर उठा। मुझे याद है मैंने उठने से पहले समय देखा तो रात के 2:22 हुए थे। मैं धीरे से जमीन पर रेंगता हुआ छुपता छुपाता अपनी खिड़की के पास पहुंचा और सर उठाकर फिर एक बार अपनी खिड़की से उस डरावने घर की ओर देखने लगा। तो इस बार वहां वो औरत नहीं दिखी, पर जो दिखा वो काफी भयानक था। उसके कमरे में कई सारे मुर्दे उल्टे लटक रहे थे भैया। बस अब इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं देखना चाहता था। उसी पल मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं ये कमरा छोड़कर चला जाऊंगा। मैं झट से झुककर अपनी खिड़की से मुड़
वापस अपनी चारपाई की ओर बढ़ा तो किसी के कुछ चबाने की आवाज़ आ रही थी। मैंने गौर से देखा तो वही दहशत मेरी चारपाई पर अपने कुकर के साथ बैठी अपने चाकू से धीरे धीरे उसमें से पके मांस के टुकड़े एक एक कर निकाल कर अपनी जीभ पर रख रही थी। मांस मुझे इसलिए लगा क्योंकि उसमें से बड़ी भयंकर बदबू आ रही थी। वो एक टुकड़ा उसी चाकू पर रख मेरी ओर बढ़ाते हुए बोली, खाएगा? रोज रात ताजा पकाती हूं। इसके बाद उसने वही चाकू मेरी गर्दन पर रखा और मैंने अपने होश खो दिए। इतना कहकर अहिलन चुप हो गया। तभी मुझे महसूस हुआ कि अचानक हमारे कमरे में ठंड ज़्यादा बढ़ गई है और कब से चाय पीकर खाली कप मेरे हाथ में टंगा पड़ा है। मैंने उठकर एसी बंद किया और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। कुछ देर कमरे में सन्नाटा ही रहा। अहिलन और मैं लगातार एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, जैसे मन ही मन एक दूसरे को समझा रहे हों। इतना मैं समझ गया था कि ये सब हकीकत हो या उसके मन का वहम, जो भी हो, इसके दिमाग पर तो बोझ है ही, और इस हालत में ये कुछ कर बैठा या इसे कुछ हो गया तो मैं खुद को इसकी मदद ना कर पाने के कारण कोसता रहूँगा। ये सब सोच मैंने उसे आज रात यहीं हमारे घर रुकने के लिए इजाज़त दे दी थी। सोने से पहले मैंने रात को माँ से पूछा तो उन्होंने बताया कि अहिलन चैन से सो गया है। काफ़ी घबराया हुआ था शायद। मुझे अच्छा लगा कि मैं उसके काम आ पाया और मैं भी सोने चला गया। पर अचानक मेरी नींद भी कुकर की सीटी बजने की आवाज़ से रात में खुल गई। मैंने वक्त देखा तो रात के 2 बजे थे।